हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी के बारे में। ज्यादातर तो तीन प्रकार की होती है वैसे हीट कैपेसिटी: स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी। ज्यादातर हम मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में मोलर हीट कैपेसिटी के क्वेश्चन आते हैं। तो हम पढ़ते हैं, मतलब हीट कैपेसिटी मान लो, हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है पहले तो एक होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसको ऐसे गिनो। इसमें क्या होता है कि हमने एक 1 kg की क्या ले ली, बॉडी ले ली, उसमें हमने Q की हीट एनर्जी क्या कर दी, सप्लाई कर दी, और 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाती है कि, तो इसमें क्या हो जाता है, इसकी यूनिट हो जाती है जूल पर केजी पर केल्विन। ये तो हमारे पास होती है एसआई में, एसआई यूनिट। और एक अदर यूनिट होती है, उसमें क्या होता है कि 1 ग्राम का हमारे पास क्या होता है, बॉडी होती है, उसमें हम क्यू की हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो उसमें क्या होता है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होता है। तो इसकी जो डेफिनेशन हो जाती है वो क्या हो जाती है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये इसकी स्थिति। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि, डेफिनेशन हो जाती है कि टू राइज टेम्परेचर the energy required to rise temperature for 1 kg body by 1 Kelvin। ये इसकी क्या हो जाती है डेफिनेशन, कि हम क्यू एनर्जी, कितनी एनर्जी सप्लाई करें 1 kg के लिए कि हमारा 1 केल्विन टेम्परेचर राइज हो जाए। तो ये हमारे पास क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, दूसरी हमारे पास होती है हीट कैपेसिटी। इसमें क्या होता है कि हम m मास की बॉडी लेते हैं और Q हमने इसमें m मास की क्या लेते हैं, m kg की बॉडी लेते हैं, हम इसमें Q सप्लाई करते हैं, Q हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं और 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो इसकी एनर्जी एसआई में कितनी हो जाती है, जूल पर केल्विन। ओके, और 1 m ग्राम बॉडी के लिए क्यू एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो टेम्परेचर राइज होता है 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसकी हमारे पास क्या हो जाती है, जूल पर डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास इसमें हो जाती है। तो इसकी क्या हो जाएगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ m kg बॉडी बाय 1 केल्विन। और इसमें हम कर देंगे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ m ग्राम बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब तीसरी हमारे पास होती है मोलर हीट कैपेसिटी। इसको हम C से डिनोट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी को C से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है कि हम 1 मोल की गैस लेते हैं, हमने क्या लिया, 1 मोल गैस ली, 1 मोल गैस हमने क्यू की सप्लाई करी और 1 केल्विन टेम्परेचर राइज होगा। तो इसमें क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर केल्विन। इसमें क्या होता है कि हमने द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फॉर 1 मोल गैस बाय 1 केल्विन। ओके, और अगर अदर यूनिट में देखें तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, 1 मोल गैस है, हमने इसमें एनर्जी सप्लाई करी और 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, तो इसकी यूनिट क्या देगी, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा कि हम द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर फॉर 1 मोल गैस बॉडी, 1 मोल गैस
बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ओके, देन यू राइट डाउन। और इसमें ये किसके लिए होती है, मोलर हीट कैपेसिटी हमेशा गैस के लिए ही यूज पूछी जाती है, और ये सॉलिड और लिक्विड के लिए, दोनों के लिए होती है। इनमें गैस का यूज नहीं होता, ये भी सॉलिड और लिक्विड। हमारे सिलेबस में मोलर हीट कैपेसिटी ज्यादा पूछी जाती है, गैस के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, आपके पास 1 मोल गैस है, O2 गैस है, टेम्परेचर है 300 केल्विन। इसकी मोलर हीट कैपेसिटी बताएंगे तो कितनी होगी। तो सबसे पहली बात तो हम इसमें बता ही नहीं सकते कि इसकी मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक नहीं बता सकते, क्योंकि मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है प्रोसेस पे। तो सबसे पहली बात है कि मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड ऑन प्रोसेस, कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है उस पे मोलर हीट कैपेसिटी डिपेंड करती है। ओके, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, इन पे डिपेंड करती है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, क्योंकि हर एक प्रोसेस के लिए अलग अलग होती है। ओके, देन यू राइट डाउन। तो ये क्या थी, नोट करने वाली बात थी कि मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंड ऑन प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबारिक एंड आइसोकोरिक, मतलब सीपी एंड सीवी। ओके, तो सीपी एंड सीवी के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात मान लीजिए हमने क्या लिया, ये आइसोबारिक प्रोसेस। ये हमने एक सिलेंडर लिया, इसमें गैस है, ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोकोरिक। ये हमारे पास क्या हो गया, आइसोकोरिक। 1 मोल इसमें है, 1 मोल इसमें। इसमें ये बताना है कि मोलर हीट कैपेसिटी आइसोबारिक की ज्यादा होगी या आइसोकोरिक की। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन इसमें आता है कि आइसोबारिक की मोलर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी या आइसोकोरिक की। तो इसमें ये होता है कि जो आइसोबारिक की मोलर हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी आइसोकोरिक से, सीपी बड़ा होगा सीबी। तो मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस। क्यों मोलर हीट कैपेसिटी आइसोबारिक प्रोसेस की क्यों ज्यादा होगी, क्योंकि आइसोबारिक प्रोसेस में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक वर्क में और एक इंटरनल एनर्जी में। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, 0, सारी एनर्जी किस में जाती है, इंटरनल एनर्जी में जाती है। तो हमें इसमें हीट एनर्जी कम सप्लाई करनी पड़ती है और इसमें हीट एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है। तो मोलर हीट कैपेसिटी सबसे पहली बात कि मोलर हीट कैपेसिटी आइसोबारिक प्रोसेस में ज्यादा होती है, क्योंकि 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है।
एक वर्क में और एक इंटरएनर्जी में। और आइसोकोरिक प्रोसेस में कम देनी पड़ती है क्योंकि एक ही पार्ट में डिवाइड होती है ओनली इंटरएनर्जी में। ओके, देन यू राइट डाउन। अब मान लीजिए कि 1 मोल के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मान लीजिए हमने आइसोबारिक में Cp हमने क्या करी, हीट एनर्जी सप्लाई करी, N मोल के लिए NCp और N मोल 1 केल्विन। हमने 1 केल्विन राइज करने के लिए Cp हमने ये मोलर हीट कैपेसिटी करी। अगर N मोल है 1 केल्विन के लिए तो NCp करेंगे। अगर डेल्टा T टेम्परेचर के लिए हमें कितना राइज करने के लिए कितनी करनी पड़ेगी, N डेल्टा T Cp। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी। ओके, तो हमारे पास जो हीट एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, NCp Q इक्वल टू NCp डेल्टा T। इसमें आपको एक चीज 3 चीज दे देगा, एक चीज पूछ लेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, NCPT इन केस ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस में। तो हमारे पास हीट एनर्जी में कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, NCP डेल्टा T, क्योंकि 1 मोल अगर गैस है हमारे पास तो उसमें 1 केल्विन टेम्परेचर हाई करने के लिए हमें Cp देनी पड़ती है। अगर N मोल है तो 1 केल्विन के NCP, अगर N मोल है तो डेल्टा T टेम्परेचर के लिए हमने देनी पड़ती है N डेल्टा T Cp। तो इसमें हीट एनर्जी का फॉर्मूला आता है NCP डेल्टा T फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, और आइसोकोरिक के लिए हो जाएगी NCV डेल्टा T और आइसोकोरिक। ओके, देन यू राइट डाउन। फिर बात आती है कि Cp इक्वल टू होता है Cv प्लस R प्लस Cv। तो Cp माइनस Cv क्या हो गया हमारे पास, R। ये हमारे पास क्या है, मेयर रिलेशन है। मेयर सेंटेंस में दिया था कि ये मेयर रिलेशन है। और Cp बाय Cv हमारे पास क्या है, गामा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। तो दोनों से Cp इक्वल टू हो जाता है हमारे पास गामा R बाय में गामा माइनस 1। Cp की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस में ये होगी और Cv के में क्या हो जाती है, R बाय में गामा माइनस 1 और Cp ज्यादा आता है Cv से। तो इसको हम प्रूव कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इसमें हम इससे प्रूव कर सकते हैं। ये हमारे पास Cp इक्वल टू कहता है R प्लस Cv और Cp माइनस Cv इक्वल टू R हो गया। ये क्या आता है, एक मेयर रिलेशन होता है, जो मेरा नाम के सेंटेंस नहीं दिया। तो Cp बाई Cv इक्वल टू क्या होता है, गामा। और Cp आइसोबारिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी गामा बाई गामा माइनस 1 और आइसोकोरिक के लिए Cv R माइनस R बाई में गामा माइनस 1। ये हमारे पास आता कहां से है कि प्रूव कर देंगे हम इसको आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। Q1 इक्वल टू क्या होता है, W गैस प्लस डेल्टा U। Q1 क्या हो जाएगा हमारे पास, NR NCP डेल्टा T और W गैस क्या होता है, NR डेल्टा T और प्लस ये हमारे के पास क्या होता है, F/2 NR डेल्टा T।
ये होता है हमारे पास रिलेशन। और अब NCP डेल्टा टी इक्वल टू NR डेल्टा टी प्लस एक हमारे पास क्या होता है NR डेल्टा टी बाई में गामा माइनस 1। एक वैल्यू हमारे पास क्या होती है ये वाली NR डेल्टा टी गामा माइनस 1। तो इस केस में क्या होता है कि CP इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है तो Cp ये 1 मोल हो गया, टेम्परेचर 1 केल्विन, 1 मोल 1 केल्विन, इसमें कि ये क्या हो गया 1 मोल और ये 1 केल्विन। तो Cp इक्वल टू क्या हो गया R प्लस R बाय में गामा माइनस 1। ओके, तो इससे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास Cp इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास गामा माइनस 1 R प्लस R गामा माइनस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया गामा R माइनस गामा R प्लस गामा डिवाइड में गामा माइनस 1। ये हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया गामा R बाय में गामा माइनस 1। ये हमारे लिए इसके प्रूव हो गया। ओके, देन यू राइट डाउन। अब हम ये हमारे इसके लिए प्रूव हो गया। अब हम आइसोकोरिक के लिए देखेंगे तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास पगडन बाय गैस 0 होता है, डेल्टा यू हो गया। Q क्या होता है NCV डेल्टा टी इक्वल टू NR डेल्टा टी बाय में गामा माइनस 1। ये 1 मोल ये 1 केल्विन, तो CV इक्वल टू R बाय में गामा माइनस 1। ये हमारे पास क्या हो गया प्रूव हो गया। ओके, देन यू राइट। अब मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। इस पे क्या होता है कि ये मान लो आइसोथर्मल है और ये हमारे पास क्या है एडियाबैटिक। आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा हमारे पास जितनी हम इसको हीट एनर्जी देंगे उतनी ही क्या चल जाएगी वर्क में चली जाएगी। तो हम इसमें जितनी भी हीट दो उतनी वर्क में चली जाएगी, जितनी हीट दो उतनी वर्क में चली जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या होती है इसमें 0। तो जितनी आप इसको हीट एनर्जी दोगे वो सारी की सारी किसमें चली जाएगी वर्क में। तो इसमें टेम्परेचर तो इसका C इसका कितना हो जाएगा हमारे पास इसका हमारे पास हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि जितनी भी आप इसमें हीट एनर्जी दोगे सारी की सारी क्या चला जाएगी वर्क में। और इसमें क्या होता है कि हीट एनर्जी देनी नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पिस्टन फ्री मूव करता ही नहीं है, एक ही जगह क्या रहता है फिक्स रहता है। तो इस केस में इसकी क्या हो जाएगी एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए 0 ना, इसमें हमें टेम्परेचराइज करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि इसमें ये क्या रहते हैं सारे के सारे या तो बढ़ते हैं घटते हैं, क्योंकि इसमें तीनों ही क्या रहते हैं। ओके, तो पिस्टन इसमें आगे पीछे मूव करता ही नहीं, फिक्स रहता है। ओके, देन यू राइट डाउन।
ओके, 1 केल्विन। हमने क्यू कितना दे दिया इसमें, मान लो 20 जूल। तो इसमें बाहर कितनी निकलेगी, मान लो हीट एनर्जी में बाहर 100 जूल निकलेगी, और यहाँ इसमें 10 जूल। तो इसमें क्या होता है कि डालने का रेट जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी कम होगी। अगर हम रेट डालने का रेट अगर ज्यादा है तो उस केस में क्या हो जाता है, अगर रेट डालने का तो टेम्परेचर उतना ही जल्दी बढ़ेगा और इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी उतनी ही कम हो जाएगी। अगर दी गई मोलर हीट कैपेसिटी दी गई है तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, पॉजिटिव। अगर निकालेंगे तो मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, नेगेटिव। पर इस केस में क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी नॉट डिफाइंड है। हम नहीं बता सकते कि इसमें कौन सा क्या, क्योंकि हमने 20 जूल सप्लाई करी है और 100 जूल बाहर निकल रही है, 10 जूल का वर्क हो रहा है, वर्क बाय गैस हो रहा है 10 जूल का। तो इस केस में हम डिफाइंड नहीं कर सकते। ओके, और जो अगर मान लीजिए कि इसमें हमने क्या करा, इसमें हीट कैपेसिटी बाहर निकल रही है कितनी, 20 जूल की, और वर्क हो रहा है हमारा 10 जूल का। तो इस केस में क्या होगा, क्यों हमारा कितना है 20। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, या तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू होगी या इसकी नेगेटिव वैल्यू होगी मोलर हीट कैपेसिटी की। तो इस केस में क्या हो जाएगी, इस केस में क्या होगी, हमारी मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। पहले वाले केस में मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि दी गई जो है उसके रेट से निकलने वाली की रेट ज्यादा है। तो उस केस में, पिछले केस में क्या हो जाएगी, हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव, और इसमें हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और इसको हम डिफाइंड कर सकते हैं। और मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हम जितनी देंगे या निकालेंगे, इसमें क्या हो रही है कि वर्क डन बाय गैस 10 जूल का हो रहा है, बाहर निकल रही है 20 जूल। तो इस केस में मोलर हीट कैपेसिटी हम डिफाइंड कर सकते हैं, और मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। ओके, ये इसकी क्या होती है वैल्यू, मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। तो इसमें क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी नेगेटिव हो जाएगी, फिर बढ़ते बढ़ते इसकी पॉजिटिव है, तो इसकी दोनों के बीच रहती है। ओके, देन यू राइट डाउन।